माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 33 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये इस वीक की लास्ट वर्कशीट है, यानी 19 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं विद आंसर एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उससे पहले जो हमारा चैप्टर है पहले उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे आपको क्या पार्ट दिया हुआ है चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद। सो गाइज, यूरोप में राष्ट्रवाद भारतीय इतिहास का जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके सिलेबस में से ही ये चैप्टर दिया गया है, जिसमें लास्ट वर्कशीट में हमने इसे स्टार्ट किया था और जहाँ पे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरीके से पनपता है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और कुछ क्रम देखे थे कि क्या क्या घटना के क्रम थे जो यूरोप में होते हैं। आज हम देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का अगला चरण, यानी 1815 के समय में क्या हुआ था उसको तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है कि 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, यूरोप में क्या स्थिति थी। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1800 से समय की, ईस्वी की बात कर रहे हैं, 1800 से 1900 का जो समय था उसमें यूरोप में कैसा था। सबसे पहले एक नेपोलियन आते हैं, नेपोलियन वहाँ के सैनिक थे, वहाँ पे सम्राट बनते हैं। क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट ने कई सुधार भी किए थे, जिसमें हमने देखा था कि वो जनता के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे और उसको लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा भी था। उसके बाद क्या होता है कि जब नेपोलियन एक युद्ध में हार जाते हैं, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, उसके बाद की घटनाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। नेपोलियन क्या कर रहे थे, नेपोलियन के टाइम पे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लोग रूढ़िवाद को हटा रहे थे, राजतंत्र को हटा रहे थे और एक नई जनता के हित में सरकार काम करे, ऐसी सरकार को लाने की कल्पना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नेपोलियन हार जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो यूरोप की गवर्नमेंट्स होती हैं वो फिर से किसकी तरफ झुक जाती हैं, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या था कि राजा का तंत्र होता था, एक राजा होता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था और इसमें क्या था, रूढ़िवाद की जो उन्होंने कह दिया वही सच है, वही सत्य है और जनता या कोई भी कुछ कहता है वो उस चीज को नहीं मानते थे, जिसे हम कहते हैं निरंकुश शासक। इसके बाद क्या होता है, अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक परिवर्तन पर जोर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज चली आ रही हैं उनको हमें समाप्त नहीं करना चाहिए, उनको चलाना चाहिए। किसने, रूढ़िवादियों ने ऐसा कहा। और साथ में ये कहा कि अगर हम एकदम से पूरा कुछ परिवर्तन करेंगे कि सीधा राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र ले आए तो ये गलत होगा, हमें क्रम बाय क्रम चलना होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ना कि तीव्र परिवर्तन। और जनता क्या चाहती थी, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो क्या चाहते थे कि तीव्र परिवर्तन आए, जो ये पूरा सत्ताधारी है इसको हटाया जाए और जनता के हित में काम किया जाए, ऐसा लोग चाहते थे। इस परिप्रेक्ष्य में शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन वियना में किया गया। एक शिखर सम्मेलन होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वियना कन्वेंशन होता है या वियना संधि होती है, जो कब होती है, 1815 के दशक में ही होती है। तो ये संधि, इस संधि का नाम दिया गया था, क्या था, क्योंकि ये वियना में हुई थी इसलिए वियना जगह है, वियना में हुई थी इसलिए इसे वियना संधि कहा जाता है और इसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एक वियना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें यूरोप के कई देश शामिल होते हैं। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। ड्यूक मेटरनिख कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ये, इन्होंने इसका किया था और पूरी जो रूपरेखा थी कि किस प्रकार से ये आयोजन किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, इसको रखा था ड्यूक मेटरनिख ने। ड्यूक मेटरनिख कौन थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए और वियना संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। वियना संधि क्या था कि जो नेपोलियन ने जितना अच्छा बदलाव
बदलाव किया था उस सबको वापस पुनः ख़त्म करके, और जितना था वो लोग वापस वही चाहते थे कि वापस रूढ़िवादी और राजतंत्र जो है वापस आ जाए। नेपोलियन ने बहुत सारे राष्ट्रों को जीता था, वापस उनको मैपिंग करी जाती है कि जो हमारा यूरोप का मैप है, यूरोप का मैप कुछ अलग तरीके से बट गया था। नेपोलियन ने बहुत सारे जो पार्ट थे अलग अलग देश के, उसे अपने में मिला लिए थे, तो उन सबको कुछ को छोड़ दिया गया, कुछ को संधि कर ली गई। इस तरीके से बहुत सारे बदलाव वापस किए गए थे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। जो ये संधि होती है 1815 में वियना, जिसमें मैटरनिख ने इसमें भूमिका निभाई थी, इसकी क्या विशेषताएं थी इस संधि की? तो नंबर 1 इसकी विशेषताएं थी कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। नेपोलियन के टाइम में क्या था कि जो ये बुर्बो राजवंश था इसे हटा दिया गया था, समाप्त हो गया, लेकिन बुर्बो राजवंश यानी कि वहाँ का एक राजतंत्र था, उसकी पुनर्स्थापना, कि फिर से ये राजवंश आ जाएगा, फिर से वही परंपरा चलेगी कि राजा का पुत्र राजा बनेगा और राजतंत्र दोबारा रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी, निरंकुशता, उसको स्थापित कर दिया जाए। नंबर 2 क्या था? इस जो कन्वेंशन किया गया था या फिर जो ये संधि थी, इसकी विशेषता थी, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। मतलब जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था आ रही थी उसको हटाकर दोबारा रूढ़िवादी पर एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। थर्ड वन था, फ्रांस ने इन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो नेपोलियन के समय में जीता था। मतलब नेपोलियन ने जिन पार्ट्स को जीता था यूरोप के, उनसे अपना आधिपत्य अधिकार खो दिया, वो उनको वापस कर दिया गया या फिर अपने कब्जे में वो नहीं रख पाए फ्रांस। फोर्थ क्या था? फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना। यानी जो फ्रांस का विस्तार ना हो पाए, फ्रांस की जो बाउंड्री है आगे ना बढ़ पाए, ऐसा ना हो कि और राज्यों को वो अपने में मिला ले, इसलिए उनके आसपास जो बाउंड्री के पास राज्य थे वहाँ पे नए राज्यों की स्थापना की गई। तो मतलब जो मैप था यूरोप का उसमें बड़ा बदलाव किया गया। इसके बाद आपको 2 बड़ी पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक उसके फेवरर हैं, आप समझ सकते हैं, और एक क्रांतिकारी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूक मैटरनिख। ड्यूक मैटरनिख के बारे में देखते हैं। ड्यूक मैटरनिख ने ही वियना कन्वेंशन या वियना संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। तो ये 15 मई 1773 को जन्मे थे। ये ऑस्ट्रिया चांसलर, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो यही थे, मैटरनिख थे। 1814 से 1848 तक ये इसके काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस का पूरा दबदबा था, पूरी पावर थी, वो इनके हाथ में आ गई थी। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता भी है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। इन्होंने ये टिप्पणी की थी। कई बार ये जो कोटेशन है कई बार आपको पढ़ने को भी मिलती है कि किसने कहा था ये बात, कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये कहना चाहते थे कि जो फ्रांस है, फ्रांस पूरी यूरोप का सेंटर पावर है, केंद्र है पूरी शक्ति का। यूरोप का केंद्र शक्ति कौन है? फ्रांस। तो अगर फ्रांस कोई डिसीजन लेगा तो पूरे यूरोप पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी का तात्पर्य था कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसके बाद नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र का पुनर्स्थापन उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। यानी दोबारा से एक रूढ़िवादी राजतंत्र को स्थापित करने में मैटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैटरनिख पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें? यूरोप में। इनके बारे में पूछा जा सकता है और आज के क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इसके बाद आते हैं ज्यूसेपी मैत्सनी। अब ये मैत्सनी कौन थे? तो जो मैत्सनी एक क्रांतिकारी हैं। जैसे भारत का राष्ट्रवाद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ठीक है, बहुत सारे, सॉरी महात्मा गांधी तो क्रांतिकारी में नहीं आते, बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही फ्रांस में अगर हम बात करें तो ज्यूसेपी मैत्सनी का नाम कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि ये भी एक बड़े क्रांतिकारी थे। अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। जैसे अगर हम भारत में देखेंगे तो भारत में ही क्रांतियां कई हुई और बहुत सारे गुप्त संगठन होते थे। मतलब वो काम करते थे, हित के लिए काम करते थे, पर छुप छुप के। इसी तरीके से फ्रांस में एक गुट था या एक संगठन था जिसका नाम था कार्बोनारी। तो ये कार्बोनारी के सदस्य बन जाते हैं संगठन के।
24 साल की युवा अवस्था में लुगुरिया क्रांति करने के लिए इन्होंने 1831 देश से निकाल दिया गया। इन्होंने सिर्फ 24 साल के थे तभी इन्होंने क्रांति में भाग लिया और इन्हें लुगुरिया जो देश था वहाँ से निष्कासित कर दिया गया या फिर निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, मतलब इन्होंने खुद 2 संगठन बनाए। एक क्या था, मासाई संगठन था जिसे यंग इटली के नाम से जानते हैं, और दूसरा अगर संगठन की बात करें तो यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप 2 संगठन की इन्होंने स्थापना की। मैत्सली द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया। इन्होंने कहा कि भाई जो ये राजतंत्र है, राजा अपनी मनमानी कर रहा है, ये समाप्त होना चाहिए, और इसका इन्हें आगे चढ़कर विरोध किया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो जो मैटरनिक थे, जो राजतंत्र को, यहाँ पे देखिए मैटरनिक एक पर्सनैलिटी है जो राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं, और मैत्सी वो पर्सनैलिटी है जो राजतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। तो मैटरनिक ने कहा कि भाई जो ये मैत्सनी है ये हमारी व्यवस्था का दुश्मन है। कौन सी व्यवस्था? जो इनकी राजतंत्र की व्यवस्था है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन मैत्सनी को कहा, क्योंकि मैत्सनी एक क्रांतिकारी थे, वो इसको समाप्त करना चाहते थे। और मैत्सनी से प्रभावित होकर बहुत सारे युवा जो थे वो इन संगठनों में शामिल हुए, और इस पे फिर आगे चलकर इटली, जर्मनी, पोलैंड, इन सारे राष्ट्रों में भी इस तरह की क्रांति होने लगी और संगठन बनने लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पर्सनैलिटी हैं। अब आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर 1, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो वियना संधि हुई थी 1815 में, उसकी क्या विशेषताएं थी? ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी, बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नंबर 2, मैटरनिक का वर्णन कीजिए। जो मैटरनिक हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है। नंबर 3, मैटरनिक ने मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया है, कहा था। ऐसा क्यों कहा था कि ये हमारी व्यवस्था का सबसे बड़े दुश्मन है? और 4th, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए, कि जब नेपोलियन का युग समाप्त होता है, क्योंकि नेपोलियन इतने प्रभावशाली शक्तिशाली शासक थे कि उनके समय को नेपोलियन का समय कहा जाता है। तो नेपोलियन के बाद का जो यूरोप था उसमें क्या बदलाव हुए वो आपको बताना है। कम टू द सॉल्यूशन। नंबर 1 प्रश्न में आपसे पूछा है वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वियना संधि, तो देख लेते हैं आपको आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका आपको 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना होता है। तो आप लिखेंगे वियना की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से 1815 का वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मैट्रिक ने की थी। और उसके बाद लिखेंगे कि वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, अगर आपसे ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप उसकी डायरेक्ट विशेषता लिख सकते हैं जो मैंने बुलेट बनाए हैं 1 लाइन में। और अगर ये आंसर 3 मार्क 4 मार्क में आता है तो सबसे पहले आप उसका इतना इंट्रो देंगे, उसके बाद ये बुलेट्स बनाएंगे, मतलब 1 2 3 पॉइंट्स बनाएंगे, और उसके अंदर आप सब पॉइंट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा 2-2 लाइन कंटेंट लिखेंगे। तो ये आपकी आंसर की जो प्रेजेंटेशन है उसको अच्छा बनाता है। एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि बच्चे को आंसर पता है, वो आपके सब पॉइंट्स देखता है। 3 मार्क है, 3 सब पॉइंट लिखे हैं तो वो आपको 2.5 और 3 मार्क्स भी दे सकता है। लेकिन वही आंसर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, कोई तरीका नहीं है प्रेजेंट करने का, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और सोशल स्टडी में आपको आंसर लॉन्ग ही लिखना होता है। तो ये हमने बता दी। अब नंबर 1 पॉइंट है फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। वो क्या चाहते थे? बुर्बो राजवंश दोबारा से स्थापित हो फ्रांस में। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बोन वंश का सत्ता हटा दिया गया था, उसे फिर से सत्ता दी गई। ठीक है, तो उसे वापस से सत्ता दी जाती है। नंबर 2 पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। मतलब इस संधि का मुख्य लक्ष्य नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलावों को बदल देना, कि नेपोलियन ने जितने परिवर्तन किए थे उसे पुनर्बदलकर जैसा था वैसा ही स्थापित करना। इसी आंसर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर 3 पॉइंट है फ्रांस ने इन इलाकों पर अपना आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। ठीक है, जितने भी नेपोलियन के समय जीते थे उन पर अपना अधिकार खो दिया। नंबर 4,
फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना, कि जो फ्रांस है आगे ना बढ़ सके, आगे दूसरे राज्यों पर अधिकार ना कर सके, इसके लिए नए राज्य की स्थापना की गई। तो लिखेंगे फ्रांस की सीमा पर नए राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश ना करे। उदाहरण के लिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। इसी तरह दक्षिण में पिडमेंट से जिनेवा को जोड़ा गया। इसी तरह प्रार्सिया को उसकी पश्चिम सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कब्जा दिया गया। तो फ्रांस के अगल बगल के जो राज्य थे वहाँ पे नए राज्य स्थापित किए गए और दूसरे देशों को उनका अधिकार दिया गया कि जिससे फ्रांस आगे ना बढ़ सके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर को समझेंगे फिर इलेबोरेट करेंगे और आप एज इट इज कॉपी में कर सकते हैं। अगर आप इसे एग्जाम में या स्कूल में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट आंसर का पूरा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट आंसर यहाँ पे होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मैटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। आंसर आपको समझना भी है और अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना है। तो मैटरनिक कौन थे? अभी हमने देखा मैटरनिक यूरोप के बहुत शक्तिशाली या प्रभावशाली थे और उन्होंने वापस राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की। तो आपको पहले मैटरनिक के बारे में 2 लाइन बताना है कि ड्यूक मैटरनिक का जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में उन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये काल था 1814 से 1848 जब मैटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद देखते हैं इनके बारे में आगे। वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनयिक था, यानी अपने टाइम का आप बोलें तो राजनेता या सबसे प्रमुख व्यक्ति था। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मैटरनिक यूरोप की राजनीति का सर्वोसरा बन गया, यानी यूरोप की राजनीति का जो हेड बन गया, पूरा डील करने वाला बंदा, वो कौन बन गया? वो बन गया मैटरनिक। उसने यूरोप राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास का काल मैटरनिक का युग के नाम से जाना जाता है। जहां इससे पहले का टाइम यूरोप नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता था, वहीं मैटरनिक का काल को हम मैटरनिक के युग के नाम से जानते हैं। मैटरनिक ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के प्रति क्रिया और अनुदारिता का अनुकरण करने की नीति अपनाई और उसके प्रभाव के कारण ऑस्ट्रिया का साम्राज्य यूरोप में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। और इसी सारे बदलाव के कारण जो फ्रांस का था पार्ट था ऑस्ट्रिया का, जहाँ पे ये थे, वो यूरोप का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। तो ये पूरा मैटरनिक के बारे में है, जिसको आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा पैरा में, क्योंकि अगर एक पर्सनैलिटी के बारे में बोला है तो वहाँ आप पॉइंट्स नहीं ले सकते, वहाँ आपको 2 पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे। पहले उनका उनके बारे में थोड़ा सा आपने परिचय दे दिया, उसके बाद राजनीति में उनकी क्या भूमिका थी वो आपने बता दिया। तो ये आपका कंप्लीट आंसर सेकंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है कि मैटरनिक ने ज्यूसेपी मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा है। भाई मैटरनिक जो थे वो राजतंत्र को लाना चाहते थे और मैत्सनी उसके विरोध में थे, वो वापस खत्म करना चाहते थे राजतंत्र को, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा है? दुश्मन कहा है। वह किस सामाजिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे ये भी आपको बताना है। तो देखिए पहले आप अब यहाँ पे किसके बारे में बताएंगे? मैत्सनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहले आप मैत्सनी का थोड़ा सा परिचय देंगे, उसके बाद उनकी भूमिका बताएंगे कि किस कारण से उन्हें कहा गया। तो ज्यूसेपी मैत्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था, मतलब यूरोप में इटली देश जो था वहाँ के एक क्रांतिकारी युवा थे। उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए थे। मतलब जो कार्बोनारी एक संगठन था, एक गुप्त संगठन था, उसके सदस्य बन गए थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में लुगुरिया की क्रांति करने के लिए देश से बहिष्कृत कर दिया गया था उन्हें। लुगुरिया में एक क्रांति हुई थी जिसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसकी वजह से इन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया था। तत्पश्चात इसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। 2 इन्होंने खुद संगठन बनाए थे, दोनों का नाम याद रखना है। पहला था मौसोई में यंग इटली और दूसरा क्या था? बर्न में यंग यूरोप।
जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखते थे। मतलब इसमें जो सदस्य थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे गुप्त संगठन इन देशों में भी बनने लगे। मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। इनका मानना था कि जो एक देश है, एक राष्ट्र है, वो इंसान की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रकृति ने उसे दी है, क्योंकि प्रकृति से इंसान जन्मता है किसी देश में। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार है। क्योंकि ये इटली के नागरिक थे, इसलिए ये चाहते थे कि अगर इटली का एकीकरण किया जाए, ऐसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने की बजाय एक साथ ये मिल जाएं, तो ही इटली का विकास हो सकता है। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया कि जो राजतंत्र है ये समाप्त होना चाहिए। उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने और इनसे प्रभावित होकर आगे चलकर फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसी तरह के बहुत सारे गुप्त संगठन बनते हैं और क्रांति करते हैं। इसके बाद इसी आंसर का आगे कंटिन्यू है। इसी कारण मैटरनिक ने मैथ्सनी के विषय में कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसलिए मैंने ग्रीन क्यों लिखा है, क्योंकि यही हमारे प्रश्न में पूछा था। क्या पूछा था? तो इसी कारण से इन्होंने कहा, किसने? मैथ्सनी को, मैटरनिक ने कहा कि ये हमारी व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। और इसके बाद कौन सी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं? तो मैटरनिक अपनी रूढ़िवादी और राजतंत्र की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट थर्ड आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट के। तो आपको वन प्लेस पे सारे सब्जेक्ट के वन डे पहले ही आंसर्स मिल जाएंगे, वहां से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो नेपोलियन का काल था उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। तो वही अगेन पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नेपोलियन का देंगे, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए उस चीज को आप ब्रीफ करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट 11 नवंबर 1799 में से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक रहे थे और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से वो सम्राट बने रहे। मतलब अगर नेपोलियन का टाइम देखें तो इस टाइम से इस टाइम तक वो प्रथम काउंसिल के शासक थे और इस टाइम से इस टाइम यानी 1804 से 1814 तक वो नेपोलियन सम्राट के नाम से जाने गए। वे पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 सम्राट बने थे। 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात यूरोप की सरकार का झुकाव पुनः रूढ़िवादी की तरफ बढ़ गया। तो जैसे ही ये वाटरलू के युद्ध में हारते हैं, इन्हें बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद, जहाँ पे इन्हें बंदी बनाया गया था, कुछ वर्षों के बाद कैंसर होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो यूरोप था, अब यूरोप आज़ाद हो गया। पहले पूरा कंट्रोल किसके था? नेपोलियन के कंट्रोल में था। नेपोलियन हट गए तो क्या हो गया? यहाँ की जो सरकारें थी वापस राजतंत्र की ओर वो झुकने लगी, वापस रूढ़िवादी सरकार की तरफ। तो क्या होता है, अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी कि ये हमारे यहाँ जो पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, वापस उनको स्वीकार किया जाता है। तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास। ये कहा गया कि एकदम से कुछ बदलाव करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में शिखर सम्मेलन हुआ। इसी के आधार पर कि जो ये बदलाव चाहते थे, एक शिखर सम्मेलन किया जाता है जिसे कांग्रेस कहा जाता है और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? वियना। इसलिए कई बार इस आपसे पूछेंगे कि 1815 में वियना संधि क्या है, या फिर पूछेंगे 1815 की कांग्रेस संधि क्या है। दोनों ही नाम से इसे बुला सकते हैं। इस कांग्रेस आयोजन राष्ट्रीय चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने इसका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ड्यूक मैटरनिक ने किया था और आगे ड्यूक मैटरनिक ही जो है पूरी राजनीति को संभालते हैं यूरोप में। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मैटरनिक यूरोप की राजनीति का सर्वोसर्वा बन गया। तो इसके बाद जो सारा संभालने वाले कौन बन जाते हैं? मैटरनिक। तो ये बड़े बदलाव होते हैं। इसके बाद वापस रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हो जाती है। वही आप पॉइंट्स और भी अगर आपको पॉइंट लिखना हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं कि वापस जो इनकी बाउंड्री थी फ्रांस की, वापस वहाँ पे नए राज्य स्थापित कर दिए जाते हैं, वापस राजतंत्र स्थापित कर दिया जाता है। तो ये बड़े बदलाव हुए थे नेपोलियन के युग के बाद। तो इसका भी आप कंप्लीट आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फोर्थ का। इसके बाद जो हमारा ये वर्कशीट नंबर 33 है, इस
इस वीक की जो लास्ट वर्कशीट है वो हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर ली, समझ ली। आई होप आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के लिए हम चैप्टर के सेपरेट वीडियो भी बना सकें। और आपको लगता है कि इस चैप्टर का सेपरेट वीडियो बनना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का एक सेपरेट चैप्टर का वीडियो आना चाहिए। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास 9th और क्लास 10th के। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर फ़ायदा होगा तभी इस वीडियो का कोई बनाने का बेनिफिट होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।